हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 6 की सीरीज में। हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1 पर। इससे पहले हमने 2 अध्याय पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले हमने विविधता को देखा, उसके बाद हमने विविधता और उसकी वजह से होने वाले समाज में भेदभाव और असमानताओं को समझा। आज हम लोग बात करेंगे सरकार के ऊपर कि सरकार क्या है, सरकार कैसे काम करती है, ठीक है, वह कैसे निर्णय लेती है और अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजकीय सरकार में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आइए इस अध्याय में हम लोग इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बिजली की आपूर्ति कैसे की जाए, वस्तुओं की मांग बढ़े तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। ऐसे तमाम सामाजिक मुद्दे जिसमें महिला सशक्तिकरण, बाल उत्पीड़न, दहेज प्रथा जैसे मुद्दों को लेकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाक विभाग, रेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सब सेवाएं भी सरकार के द्वारा हमें प्रदान की जाती हैं। सरकार का काम होता है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, साथ ही साथ यह भी आश्वस्त करना कि सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक आपदा आती है जैसे भूकंप या सुनामी, तो उससे पीड़ित लोगों को भी सरकार के द्वारा सहायता पहुंचाई जाती है। जब कभी भी ऐसा कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। जब लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों, जैसे संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सरकार के स्तरों के बारे में। तो सरकार के स्तर की अगर हम बात करें तो यह अलग अलग स्तर पे काम करती है, जिसमें स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर, 3 स्तर आपको समझने हैं। स्थानीय स्तर का मतलब हो गया शहर, गांव, मोहल्ले। राज्य स्तर का मतलब हो गया पूरे राज्य की, और राष्ट्रीय स्तर का मतलब हो गया कि पूरे देश से संबंधित जो सरकार होती है उसको राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे सरकार और कानून के बारे में। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि वह लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। जैसे गाड़ी चलाते समय आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाए और पकड़ा जाता है तो जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक है, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जाता है तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। तब न्यायालय ऐसे आदेश देता है कि क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, सरकार के प्रकार की अगर हम बात करें तो सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने या उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ये डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है, किस देश में किस प्रकार की सरकार चलाई जा रही है। लोकतंत्र में बात करें तो लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति प्रदान करते हैं। चुनाव के माध्यम से वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वही लोग आगे सरकार बनाते हैं और उसको चलाने का कार्य करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदम का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। दूसरी तरफ बात करें राजतंत्रीय सरकार की, जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास एक छोटा सा सलाहकारों का एक ग्रुप होता है जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है और अंतिम निर्णय राजा को लेना होता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा रानी को निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं,
उन्हें निर्णयों की कोई सफाई भी नहीं देनी पड़ती है। तो ये दोनों में एक अंतर है। बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार की। भारत एक लोकतंत्र है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, ऐसा शासन लोगों के द्वारा, ठीक है, और लोगों के लिए हो तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतंत्र नहीं कह सकती जब तक सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना हो, लेकिन हमेशा नहीं ऐसा था। पहले जो गरीब होते थे, औरतें होती थी, उन्हें चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता था। उन्हें शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों के द्वारा बनाई जाती थी जिनके पास ज़मीनें होती थी, जो बहुत अधिक पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, इसका मतलब है कि औरतें, गरीब, अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलता था जिन्हें कुछ गिने चुने लोग ही बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा समझाया गया है कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजों में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुषों लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कार्यों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के द्वारा किए जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उसकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। ऐसा ही हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं वो किस प्रकार से उनको उनकी काबिलियत से वंचित करती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। ठीक है, तो ये जो है आज के चैप्टर की बात थी जिसमें हमने समझा कि सरकार क्या होती है और वह किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसमें बातें कुछ समझाई गई हैं, इसके बारे में डिटेल में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी के हिसाब से ही इसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें नीचे कुछ प्रैक्टिस दिया है, आपको बताना है कि जैसे भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय किस सरकार का होगा, स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय। पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय किस प्रकार की सरकार का होगा, ये आपको फिल करना है। उसके बाद आगे जो है हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार क्या होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।